हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो आज अपन आपके रोग निदान पेपर फर्स्ट के जो फर्स्ट चैप्टर है दोष दूषे आदि विज्ञानी, उसके टॉपिक दोष धातु और मलों की क्षय वृद्धि के लक्षण और दोष पाक और धातु पाक को कवर करेंगे। ठीक है। तो देखिए, दोष धातु और मलों की जो क्षय वृद्धि के लक्षण है ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, अष्टांग हृदय में भी और क्रिया शारीर में भी। लेकिन ये जो दोष पाक और धातु पाक है ये आपके लिए नया है। तो देखिए, दोष धातु और मलों की जो क्षय वृद्धि है आपके रोग निदान पेपर फर्स्ट में तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है आपके पेपर में, क्योंकि इसको आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो। और दोष पाक और धातु पाक आपका आता है 2 नंबर में, या फिर अगर दोनों आएंगे तो 5 नंबर में आते हैं, है ना। तो अपन इसको सुपरफिशियली ही पढ़ेंगे दोष धातु और मलों की क्षय वृद्धि को, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पूछता है और आप इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ के भी आए हो। तो अपन इसका मेन पॉइंट्स कवर कर लेंगे कि मान लीजिए अगर 1 नंबर में आपसे एमसीक्यू में पूछता है तो आपसे वो बन जाए, है ना। और आप पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि अगर मान लीजिए 2 नंबर में आपसे पूछ लेता है कि वात के क्षय के लक्षण क्या है, तो आपके पास 3-4 पॉइंट हो, है ना। और जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपन इसको पूरा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, वात और पहले दोषों की क्षय वृद्धि के लक्षण देख लेते हैं। तो वात पित्त कफ है, उनकी क्षय वृद्धि के। तो देखिए, वात के क्षय के लक्षण क्या होंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि वात है तो वात हमारे शरीर में क्या काम करवाती है, सारी गति करवाने का, जो भी चेष्टाएं हम करते हैं, है ना। तो ये सारे काम किसके रहते हैं, वात के रहते हैं। तो वात से अपन गति को लेते हैं, ज्ञान को लेते हैं, चेष्टाओं को लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सो ये सारे काम करवाने वाला कौन रहता है, वात रहता है। अब अगर इसका क्षय हो गया है तो क्या होगा हमारे शरीर में, चेष्टाओं में मंदता आने लगेगी। यानी कि जो भी अपन चेष्टाएं करें, शारीरिक चेष्टाएं, मानसिक चेष्टाएं, वाचिक चेष्टाएं, है ना, तो इन सब में मंदता आ जाएगी, क्योंकि वात ही उनको करवाने वाला है। ठीक है। अंग साध उत्पन्न हो जाएगा। अल्पवाणी, ठीक है। अब अल्पवाणी क्या, वात के जो टाइप्स हैं, प्राण उदान व्यान समान अपान। तो उदान वायु के कर्म अगर आपने देखे होंगे तो उदान वायु के कर्म क्या रहते हैं, वाक प्रवृत्ति, है ना। तो वाक की प्रवृत्ति करवाना, यानी कि बोलना किसका काम है, वात का काम है। तो अगर वात का क्षय हो रहा है तो अल्पवाणी, यानी कि बोलने में उसको अच्छा नहीं लगेगा, कम बोलेगा वो व्यक्ति। हर्ष में भी कमी आ जाएगी, उसके उत्साह में भी कमी आ जाएगी, है ना। चेष्टाएं ही नहीं रहेंगी, वात का क्षय हो गया तो हर्ष में कमी आ जाएगी। मूढ़ संज्ञता, अपन ने अभी बात करी कि वात का किससे किससे कोरिलेट करते हैं, एक तो गति से करते हैं, संज्ञा से करते हैं और ज्ञान से करते हैं। तो ज्ञान, मूढ़ संज्ञता यानी कि ज्ञान में उसके कमी आ जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें वात के क्षय की वजह से हो जाएगी। इसमें से आप 2-3 पॉइंट, ये मंद चेष्टता वाला और मूढ़ संज्ञता, अल्पवाणी, ये 2-3 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, जिससे अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप इसमें 2-3 पॉइंट लिख सकें। ठीक। अब देखिए, इसी बात की अगर वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, तो वाणी में कर्कशता आ जाएगी। अगर उदान वायु की अगर बहुत ज्यादा वृद्धि आ जाएगी तो क्या होगा, वाणी में कर्कशता आ जाएगी, कठोरता आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, क्रश, व्यक्ति कैसा हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। काशनी, यानी कि क्या हो जाएगा, काले मतलब ब्लैकिश टाइप की उसकी बॉडी हो जाएगी। तो अपन ने बात करी थी कि जो वात होता है तो वो कैसा कलर मतलब रिप्रेजेंट करता है, श्याम वर्ण का। पित्त कैसा, पीत वर्ण का, पीला। और कफ कैसा होगा, तो श्याम वर्ण, शुक्ल वर्ण का हो जाएगा आपका, है ना। शुक्ल वर्ण का यानी कि आपका श्वेत वर्ण का, जैसा सफेद टाइप का, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वात से क्या होगा, काष्णता, यानी कि ब्लैकिश टाइप का कलर हो जाएगा। उसके बाद गात्र स्फुरण हो जाएगी। उसके बाद देखिए, वात का लक्षण क्या रहता है, गुण क्या रहता है आपका, शीत गुण रहता है। तो कैसा का होगा, आपको उष्ण पदार्थों को खाने की इच्छा होगी। निद्रा नाश होगा, क्योंकि संज्ञा का नाश हो रहा था तो निद्रा का भी नाश हो जाएगा। इंद्रियां कैसी हो जाएगी, उपघात हो जाएगा। ठीक है। अस्थिशूल हो जाएगा, मज्जाशोष हो जाएगा, आधमान हो जाएगा, आटो प्रलाप। तो इसमें से आपको इंपॉर्टेंट 2-4 याद करने, एक तो वाणी में कर्कशता, ठीक, कृष्णता आ जाएगी। उसके बाद उष्ण पदार्थों को खाने की इच्छा हो जाएगी। उष्ण पदार्थों को खाने की इच्छा क्यों, क्योंकि वात का गुण क्या है, ठीक है, शीत गुण है ना। तो उष्ण पदार्थों को खाने की इच्छा होगी। उसके बाद निद्रा नाश, निद्रा नाश को अच्छे से याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे पित्त की वृद्धि में क्या आ रहा है, निद्रा अल्पता आ रहा है, निद्रा में अल्पता आ जाएगी। और कफ की वृद्धि में क्या आ रहा है, अति निद्रता आ रही है ना। तो निद्रा से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर में कि निद्रा नाश किसका लक्षण है, तो वात वृद्धि का। निद्रा अल्पता किसका लक्षण है, तो पित्त वृद्धि का। और अति निद्रता, निद्रा किसका लक्षण है, तो कफ वृद्धि का।
है ना। तो आपने वात के क्षय और वात की वृद्धि देख ली। वात के क्षय में क्या होगा, चेष्टाओं में मंदता आ जाएगी, अल्पवाणी हो जाएगी, हर्ष में भी कमी आ जाएगी और मूढ़ संज्ञता यानी कि संज्ञा का भी नाश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वात की वृद्धि में क्या आएगी, तो वाणी में कर्कशता आ जाएगी, उष्ण पदार्थों खाने की इच्छा होगी, निद्रा का नाश हो जाएगा, इंद्रियों को घात आ जाएगा, कृशता हो जाएगी, गात्र स्फुरण हो जाएगा। दो चार वर्ड आपको याद रखने हैं, लेकिन ये आपको निद्रा नाश और उष्ण पदार्थों खाने की इच्छा ये अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए पित्त में क्या होगा, तो पित्त दोष की वजह से क्या होगा, अगर पित्त का क्षय हो जाएगा तो पित्त को अपन किससे लेते हैं, एक तो ऊष्मा से लेते हैं और दूसरा क्या, जठराग्नि अग्नि से लेते हैं, है ना। तो अगर पित्त का क्षय हो रहा है तो क्या होगा, अग्नि और ऊष्मा में मंदता आ जाएगी। प्रभा हानि यानी कि आपकी जो शरीर की कांति है, रेडियंस है, उसमें भी कमी आ जाएगी। ठीक है। पित्त की वृद्धि में क्या होगा, तो अभी अपन ने देखा कि वात से क्या हो रहा था, कृष्ण वर्ण आ रहा था, पित्त से पीत वर्ण आ जाएगा और कफ से श्वेत वर्ण आता है। ठीक है। तो देखिए पित्त से क्या होगा, पीत और भाषा, शरीर का वर्ण कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, संताप आने लगेगा, शरीर का ताप बढ़ जाएगा, क्योंकि पित्त क्या है, ऊष्मा है ना, तो पित्त की वृद्धि हो रही तो शरीर का ताप बढ़ रहा है। अब पित्त का गुण क्या रहता है, उष्ण रहता है, तो शीत पदार्थों को खाने की इच्छा होगी, निद्रा में अल्पता आ जाएगी, मूर्छा होगी, चक्कर वगैरह आने लगेंगे, इंद्रियों में दुर्बलता आएगी, बल हानि होगा और पीत विण मूत्रता, मतलब विण और मूत्र कैसे हो जाएंगे, पीत वर्ण के हो जाएंगे, यानी कि आपका पुरीश और मूत्र कैसा हो जाएगा, पीत वर्ण का हो जाएगा, है ना। तो दो तीन पॉइंट आप इसमें याद कर लीजिए कि वात का क्षय होगा तो ऊष्मा और अग्नि में मंदता आ जाएगी, प्रभा की हानि होगी, और वृद्धि होगा तो पीले वर्ण का हो जाएगा पूरा शरीर, विण और मूत्र जो रहेंगे वो पीत वर्ण के हो जाएंगे, शरीर का ताप बढ़ जाएगा, शीत पदार्थों को खाने की इच्छा होगी और निद्रा अल्पता हो जाएगी। ठीक। उसके बाद देखिए कफ का अगर क्षय होगा तो क्या होगा, कफ कफ का क्षय हो रहा है तो कफ के गुणों का भी क्षय होगा, तो रुक्षता आने लगेगी, अंतर्दाह होने लगेगा, श्लेष्मा के जितने भी आशय हैं उन सब में शून्यता आने लगेगी, क्योंकि कफ का क्षय हो रहा है तो कफ के जितने भी आशय हैं उन सब में शून्यता आ जाएगी। संधि शैथिल्यम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइएगा गोला। संधियों में शिथिलता आने लगेगी, कफ का अगर क्षय होगा तो संधियां जो रहेंगी शिथिल होने लगेंगी, ढीली होने लगेंगी। ठीक है। लूजनेस आने लगेगी उसमें, तृष्णा है, दौर्बल्य है और प्रजागरण है। ठीक। उसके बाद अगर कफ की वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, शुक्ल वर्ण का हो जाएगा। ठीक है। शरीर के समस्त जो शरीर है और नख आदि शुक्ल वर्ण के हो जाएंगे, स्थिरता आने लगेगी, गौरवता उत्पन्न हो जाएगी, तंद्रा है, अति निद्रा है, बहुत ज्यादा नींद आएगी। संधि विश्लेष वर्ड आ रहा है यहाँ पे देखिए, कफ के क्षय में कौन सा वर्ड आ रहा है, संधि शैथिल्यम, यानी कि संधियां जो रहेंगी उनकी स्ट्रेंथ जो रहेगी थोड़ी सी ढीली हो जाएंगी। ठीक है। और इसमें संधि विश्लेष यानी कि जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े थोड़े से अलग होने लगेंगे, लूज होने लगेंगे। तो वर्ड आपको याद रखना है, संधि शैथिल्यम किस में आ रहा है, कफ के क्षय में आ रहा है, और संधि विश्लेष किस में आ रहा है, कफ की वृद्धि में आ रहा है। ठीक। उसके बाद अपन ने दूसरा वर्ड कौन सा देखा था, निद्रा नाश किस में आ रहा है, वात की वृद्धि में, निद्रा अल्पता किस में आ रहा है, पित्त की वृद्धि में, और अति निद्रता किस में आ रहा है, ठीक है, कफ की वृद्धि में आ रहा है। तो ये पॉइंट्स जो है, ये वर्ड जो है, इससे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बाकी इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आपका पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर होता रहे। ठीक है। उसके बाद देखिए धातुओं की क्षय वृद्धि के लक्षण के देखेंगे। देखिए रस के क्षय में क्या होगा, शब्द असहिष्णुता, यानी कि शब्द को सहन नहीं कर पाएगा, यानी कि उस व्यक्ति के जिसमें रस क्षय हुआ है उस अगर उससे आप ज्यादा बात करेंगे तो बोलेगा कि मत बताओ, या फिर कम बोलने की इच्छा रहेगी, उसको कम सुनने की इच्छा रहेगी। शब्द असहिष्णुता मतलब सुनने में कमी आएगी, उसको कम सुनना पसंद करेगा। और क्या देखिए, हृदय पीड़ा, कंपन और शून्यता, ये याद रखिएगा बस। रस क्षय, हृदय पीड़ा, हृदय में पीड़ा होगी, कंपन होगा, शून्यता आएगी और तृष्णा आएगी। तो दो चार वर्ड आपको याद रखने हैं, शब्द असहिष्णुता अच्छे से याद रखना है। ठीक। रस की वृद्धि में क्या होगा, तो कफ के जो लक्षण है आप उसमें ये लिख सकते हैं, आलस्य होगा, व्यक्ति को आलसी हो जाएगा, श्वास काश होगा, अति निद्रा आएगी। ठीक है। प्रतिशया एवं काश जो रहेंगे ये सारे जो रहते हैं ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद देखिए रक्त में क्या है, रक्त का क्षय होगा तो क्या होगा, त्वक पारुष्यम, त्वचा कैसी रह जाएगी, पारुष्य हो जाएगी। ठीक है। रूखी रूखी हो जाएगी, खुरदुरी सी हो जाएगी, अम्ल शीत की प्रार्थना होगी। शिरा शैथिल्यम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइएगा गोला। रक्त क्षय में ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है, शिरा शैथिल्यम किसका है, तो इसमें चार ऑप्शन दे देगा, कुछ भी दे देगा कि रक्त क्षय का है, रस क्षय का है, रक्त वृद्धि का है, मांस वृद्धि का है, तो आपको पता होना चाहिए शिरा शैथिल्यम किसका है, रक्त क्षय का है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं आप,
देखिए, जैसे अगर पाइप है, पाइप में किसी में पानी का मतलब वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए अचानक से वाटर का फ्लो रुक जाएगा तो कैसा जाएगा, पाइप कैसा हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे जो वेन्स वगैरह है उसमें क्या ब्लड का फ्लो होता रहता है, अगर उसमें ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो वेन्स कैसी जाएंगी, थोड़ी सी सिराएं कैसी हो जाएंगी, शिथिल यानी कि ढीली हो जाएंगी, है ना। तो उससे आप याद रख सकते हो कि रक्त क्षय में क्या है, सिरा शिथिलता यानी कि वेन्स जो रहेंगी थोड़ी सी ढीली हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद रक्त की वृद्धि में क्या है, तो देखिए नेत्र व अन्य अंग जो रहते हैं रक्त वर्ण के हो जाते हैं। विसर्प, जो भी रक्त जो त्वचा से रिलेटेड जो भी डिसीज है, विसर्प हो जाएगा, विद्रदी हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, लेप्रोसी हो जाएगा, ये सारी चीजें आप उसमें याद रख सकते हो। रक्त से आप रक्त पित्त तो याद ही रख सकते हो। उसका सिरा पूर्णता, अब अगर पानी जो रहता है बहुत ज्यादा भरा रहेगा उस पाइप में तो पानी पाइप कैसा रहेगा, पूरा फूल जाएगा, भरा भरा पूर्ण टाइप का महसूस होगा। उसी तरीके से अगर वेन्स में अगर ब्लड फ्लो पूरी तरीके से होता जाएगा तो वेन्स कैसी रहेंगी, सिरा कैसी पूर्ण रहेंगी। तो ये चीजें हैं। तो इसमें क्या क्या, देखिए रस में हमने क्या देखा, आपने ये श्लोक याद करना है, 3-4 पॉइंट उसमें से याद आ जाएंगे। एक छोटा सा कोटेशन याद रखना है, हृत पीड़ा, कंप शून्यता, तृष्णा और शब्द असहिष्णुता अलग से याद रखना है कि शब्द नहीं सुनने की इच्छा होगी, उसको ज्यादा शब्द सुनने की इच्छा नहीं होगी। रस की वृद्धि में क्या होगा, तो कफ वाली चीजें आप याद रख सकते हो, उसमें प्रत्येक है, हृदय उत्क्लेद है, आलस्य है, श्वास काश, अति निद्रा। उसके बाद हमने क्या देखा था, रस का क्षय हो जाएगा तो त्वचा में पारुष्टता आ जाएगी, अम्ल शीत की प्रार्थना हो जाएगी और सिरा शैथिल्य देखा था, वेन्स कैसी हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी, ढीली हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, ठीक। रक्त की वृद्धि में हमने क्या देखा था, तो त्वचा से रिलेटेड जो भी डिसीज है, या विसर्प हो जाएगा, विद्रदी हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिरा में पूर्णता आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें ब्लड पूरी तरीके से फिल है, रक्त की वृद्धि हो गई तो सिरा कैसी हो जाएगी, पूर्ण उससे भरी हुई दिखाई देंगी। रक्त पित्त आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका प्लीहा वृद्धि। प्लीहा वृद्धि को अच्छे से याद रखना है क्योंकि प्लीहा वृद्धि जो है आपका मेद क्षय में भी आता है ना। तो अगर पूछ रहा है कि प्लीहा वृद्धि किसका है, उसमें ऑप्शन दे रहा है आपका कि रक्त की वृद्धि में, मास क्षय में, या फिर दोनों में, या फिर किसी में नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लीहा वृद्धि किस में आ रहा है, मास वृद्धि में भी हो रहा है प्लीहा की वृद्धि, और मेद के क्षय में भी प्लीहा की वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए मांस का क्षय हो रहा है तो क्या होगा, नितंब जो है, गंड स्थल आदि, जो नितंब यानी कि आपका बटक्स रीजन वगैरह, इनमें क्या हो जाएगा, शुष्कता आ जाएगी, रूक्षता आने लगेगी, संधि स्फोटन होगा और संधि वेदना होगा। तो संधि स्फोटन किसने बताया, अष्टांग संग्रह में बताया गया है, और संधियों में वेदना किसने बताया गया, अष्टांग हृदय में बताया गया। अब यहाँ पे देखिए धमनी शैथिल्य बढ़ आ रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था, सिरा शैथिल्य। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिरा शैथिल्य किसके लिए कहा गया है, तो रक्तक्षय के लिए कहा गया है। धमनी शैथिल्य किसके लिए कहा गया है, तो मांस क्षय के लिए कहा गया है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखना है। सिरा शैथिल्य किसके लिए बताया गया है, तो रक्तक्षय के लिए बताया है। जबकि धमनी शैथिल्य किसके लिए बताया गया है, मांस क्षय के लिए बताया गया है, ठीक। मांस की वृद्धि में क्या होगा, तो स्फिग, गंड, ओष्ठ और उरु, जंघा, बाहु, इन सब की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, और गुरु गात्रता यानी कि अंग जो रहेंगे वो भारी हो जाएंगे, ठीक। मेद में क्षय, मेद का क्षय हो गया तो क्या होगा आपका, संधियों में शून्यता आ जाएगी, संधियों में स्फोटन होने लगेगा, रूक्षता आएगी, मांस मेद, ठीक है, प्रार्थना होने लगेगी कि उसकी कामना करने की इच्छा होगी। तो ये सारी चीजें होंगी। मेद की अगर वृद्धि हो जाएगी, तो मेद की वृद्धि हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा, व्यक्ति अति स्थूल हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें दुर्गंध आने लगेगी, काश श्वास उसके रोग हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा चल फिर नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, थोड़ा सा भी अगर वर्कआउट कर लेगा तो खांसने लगेगा। प्रमेह के पूर्व रूप इसमें दिखाई देंगे, अंगों में स्निग्धता आने लगेगी, ठीक है, क्योंकि मेद और कफ क्या है, एकदम सधर्मी है, ठीक है ना, एक दूसरे के सधर्मी है। तो अगर मेद की वृद्धि हो रही है तो कफ की वृद्धि हो रही है, तो अंगों में स्निग्धता आ रही है, ठीक है, और मोटा हो रहा है तो क्या होगा, उसमें दुर्गंध आएगी, पसीना आएगा, काश श्वास, प्रमेह के पूर्व रूप। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद अस्थि क्षय में क्या होगा, तो अस्थियों में तोद होने लगेगा। संधि शैथिल्य, अभी संधि शैथिल्य किस में आया था, कफ के छह में आया था, कफ छह में आया था संधि शैथिल्य। तो ये आपको वर्ड याद रखना है, कफ छह में भी आया था संधि शैथिल्य, और अस्थि छह में भी आ रहा है संधि शैथिल्य, है ना। तो ये आपको याद रखना है। देखिए सिरा शैथिल्य किस में आ रहा है, रक्त छह में, धमनी शैथिल्य मांस छह में, और अस्थि में क्या आ रहा है, संधि शैथिल्य, और संधि शैथिल्य दूसरा किस में आ रहा है, तो कफ के छह में भी आ रहा है ना। तो अस्थियों में, अस्थि का क्षय हो गया है तो क्या होगा, अस्थियों में तोद होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, दंत नख केश में भंग हो जाएंगे, ठीक है, केश टूटने लगेंगे, क्योंकि अस्थि का मल क्या है, केश है, और दंत और नख को आचार्य चरक ने इसमें अस्थि में गणना की है। तो दंत और नख
केस जो रहेंगे वो भंग होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अस्थि की वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, अध्य अस्थि यानी कि एक के ऊपर एक अस्थियां चढ़ने लगेंगी। अगर वृद्धि हो गई तो एक के ऊपर एक चढ़ने लगेंगे। अधिदंत यानी कि दांत एक के ऊपर एक चढ़ने लगेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। मज्जा का क्षय हो रहा है तो क्या होगा, तो इसमें सारी अस्थि वाली चीजें आपको याद रखनी है। क्या होगा, अस्थि निस्तोध होगा, अस्थि में शून्यता आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अस्थि शौचरी यानी कि खाली खाली टाइप का महसूस होने लगेगा, अस्थि खाली खाली लगेंगी। ठीक है, अल्प शुक्रता होने लगेगी, तमो दर्शन होने लगेगा। तो ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर मज्जा की वृद्धि हो रही तो क्या होगा, समस्त शरीर व नेत्र में गुरुता आने लगेगी। ठीक, शुक्र का क्षय होगा तो क्या होगा, शुक्र से आप समझ ही रहे हो कि मेंद्र हो जाएगा, पेनिस और स्क्रोटम में क्या होगा, दर्द होने लगेगा, मैथुन में अशक्ति आने लगेगी। ठीक है, उसके बाद शुक्र के साथ जो रहता है रक्त की भी प्रवृत्ति होगी। जब शुक्र की प्रवृत्ति होगी तो उसके साथ रक्त भी निकलने लगेगा, तिमिर दर्शन होने लगेगा। ठीक है, तो रक्त आई से रिलेटेड डिसीजेज होने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने लगेंगी। और उसके बाद अगर शुक्र की वृद्धि हो रही तो क्या होगा, शुक्र स्मरी हो जाएगी, अति प्रादुर्भाव यानी कि बहुत ज्यादा उत्पत्ति होने लगेगी। शुक्र की वृद्धि हो गई तो बहुत ज्यादा उत्पत्ति होने लगेगी, बहुत ज्यादा उत्पत्ति होने लगेगी तो क्या होगा, स्त्री संघ की बहुत ज्यादा इच्छा होने लगेगी। तो इस तरीके से हमने धातुओं की भी क्षय वृद्धि के लक्षण देखे। ठीक, अब देखिए मल की क्षय वृद्धि के लक्षण देखते हैं। तो देखिए मल में क्या है, मूत्र पुरुष और स्वेद है। तो मूत्र का अगर क्षय हो गया है तो क्या होगा, बस्ती निस्तोध यानी कि मूत्र कहाँ पे रहता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर बस्ती में रहता है। तो मूत्र का अगर क्षय हो गया तो वहां पे क्या होगा, वेदना होने लगेगी, भीषण वेदना होगी, दर्द होगा। मूत्र का मूत्र अगर कम हो गया है तो क्या होगा, धीरे धीरे से बहुत कठिनाई से मूत्र का मतलब मूत्र की प्रवृत्ति होगी। उसके बाद क्या होगा, अल्प मूत्र मतलब अल्प मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति होगी। अगर मूत्र की वृद्धि हो गई है तो क्या होगा, बस्ती निस्तोध, बस्ती में दर्द होगा। मुहुर मुहुर प्रवृत्ति यानी कि बार बार मूत्र की प्रवृत्ति होगी। आधमान यानी कि पेट फूलेगा। पुरीष का अगर क्षय हो गया है तो क्या हो गया है, देखिए अगर पुरीष का क्षय हो गया है तो क्या वहां पर वायु की उत्पत्ति होने लगेगी। तो वायु क्या करेगी, कुक्षी में शब्द के साथ जो रहता है ऊर्ध्वगमन करेंगे, गैस बनने लगेगी। अब अगर वायु जो रहती है कुक्षी में ऊपर की तरफ गमन कर रही है तो क्या होगा, हृदय और पार्श्व में पीड़ा होने लगेगी, है ना। उसके बाद अगर पुरीष का वृद्धि हो गई है तो क्या होगा, तो आधमान होगा, पेट फूलेगा, आटोप होगा, गुड़गुड़ाहट टाइप की होगी और कुक्षी में शूल होने लगेगा। ठीक, स्वेद का अगर क्षय होगा, पसीना कम होने लगेगा, क्या होगा, स्तब्ध रोमता, रोम कैसे हो जाएंगे स्तब्ध यानी कि स्टिफनेस आ जाएगी, जकड़ाहट आने लगेगी। रोम च्यवन यानी कि रोम जो रहते हैं आपके टूटने लगेंगे, टूट के गिरने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, स्वेद नाश यानी कि पसीना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर स्वेद की वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, दुर्गंध आने लगेगी, बहुत ज्यादा पसीना आएगा तो क्या आएगी, दुर्गंध आएगी, बदबू आएगी और कंडू यानी कि वहां पे खुजली होने लगेगी। ठीक है, तो ये हमने दोषों की क्षय वृद्धि के लक्षण देख लिए, दोष, धातु और मलों की क्षय वृद्धि के लक्षण देखे। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके रोग निदान के पेपर में पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है, मतलब लगभग मान लीजिए कि सारे पेपर में ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, या तो दोष पाक पूछा जाता है या तो धातु पाक पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या है, दोष पाक और धातु पाक से आपको कॉमन वर्ड समझ में आ रहा होगा। दोष, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कोई भी आहार विहारों का सेवन करते हैं जिससे निदान होता है। ठीक है, दोष प्रकोपित होते हैं और दोष क्या करते हैं, किसी भी व्याधि को उत्पन्न करते हैं, है ना। तो दोष का अगर पाक होने लगेगा तो व्याधि क्या होगी, व्याधि शांत होने लगेगी। दोषों से ही रोगों की उत्पत्ति हो रही है, व्याधि की उत्पत्ति हो रही है। तो दोष का अगर पाक हो जाएगा, दोषों का शमन होने लगेगा तो क्या होगा, व्याधि शांत हो जाएगी। और दूसरा क्या होता है कि जैसे जैसे हम आहार का सेवन करते हैं तो आहार के सेवन से क्या होता है, आहार रस बनता है और उसी से क्या होता है, सारी धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, ठीक है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और इसी से क्या होता है, हमारा ओज बनता है। सभी धातुओं को सार कहा जाता है। तो धातुओं का अगर पाक होगा तो व्याधि क्या होगी, गंभीर होती जाएगी, क्योंकि धातुओं से ही हमारे संपूर्ण शरीर को पोषण मिल रहा है, ओज बन रहा है, ओज से क्या हो रहा है, हमारे शरीर की बल मिल रहा है, वृद्धि हो रही है। तो अगर धातुओं का पाक होने लगेगा तो व्याधि क्या होगी, गंभीर होने लगेगी, और अगर दोषों का पाक होने लगेगा तो व्याधि शांत होने लगेगी। ये सामान्य था। अभी अपन इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है, सभी रोगों की उत्पत्ति में आम दोष जो रहता है उसका विशेष महत्ता रहती है। आम जो रहता है, आम क्या होगा, अपक्व आहार रस हो गया, तो इसका विशेष महत्ता रहता है, क्योंकि सब कहा गया है कि जठराग्नि ही मूलतः सभी रोगों की उत्पत्ति का कारण रहती है ना। और जठराग्नि अगर अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी, मंद हो गई है, तो क्या होगा, आम की उत्पत्ति होगी, अपक्व आहार रस की उत्पत्ति होगी। इसीलिए कहा गया है कि सभी रोगों की उत्पत्ति में आम का विशेष महत्ता, आम की विशेष महत्ता रहती है। और हम यह भी
कह सकते हैं कि अग्नि की दृष्टि से आम उत्पन्न होता है। अभी हमने बात करी कि जठराग्नि अगर दुष्ट है, जठराग्नि अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रही है तो क्या होगा, मंद अग्नि हो जाएगी। अग्नि मंद हो जाएगी तो आहार का पाचन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। आहार का पाचन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा तो अपक्व आहार रस की उत्पत्ति होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, आम कहते हैं, है ना। तो उसी से होगा। अब देखिए अग्नि को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो सम अग्नि है, ठीक, और एक है विषम अग्नि। तो आपकी विषम अग्नि जो रहती है वो तीन प्रकार की होती है, आपने पढ़ी होगी, तीक्ष्ण अग्नि है, मंद अग्नि है और विषम अग्नि है, ठीक। तीक्ष्ण अग्नि क्या होगी, जिसमें पित्त दोष का प्रकोप होगा, यानी कि आपने कितना भी खाना खाया वो शीघ्र अतिशीघ्र बहुत जल्दी उसका पाचन हो जाएगा। मंद अग्नि किसकी वजह से होगी, तो कफ की वजह से होगी, यानी कि आपने खाना कम भी खाया है लेकिन उसका पाचन अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। और विषम अग्नि वात दोष की वजह से होगी, कभी आहार का पाचन सम्यक रूप से हो जाएगा और कभी नहीं होगा। तो अगर सम अग्नि रहेगी तो क्या होगा, दोष धातु की साम्य अवस्था बनी रहेगी। लेकिन अगर विषम अग्नि है, उसमें से भी अगर मंद अग्नि है, तो मंद अग्नि की वजह से आहार का पाचन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा और क्या होगा, अपक्व आहार रस की उत्पत्ति होगी, आम की उत्पत्ति होगी, ठीक। आम क्या करेगा, दोष और दूषित को भी दूषित कर करके आम दोष और आम दूषित को उत्पन्न करेगा। अब यदि हमने इस आम की चिकित्सा कर ली तो क्या होगा, आम दोष का पाक हो जाएगा, दोष पाक अवस्था आ जाएगी और क्या होगा, व्याधि शांत हो जाएगी, दोष पाक की अवस्था आ जाएगी, व्याधि पूरी तरह से शांत हो जाएगी। लेकिन अगर इस आम दोष की चिकित्सा नहीं हो पाई तो क्या होगा, आम दोष की वृद्धि हो जाएगी, वो धातुओं को भी और ज्यादा दूषित कर देगा और क्या होगा, आम दोष व आम दूषि को उत्पन्न करके व्याधि को और ज्यादा गंभीर कर देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, धातु पाक लक्षण कहते हैं। कुल मिलाकर के समझने वाली बात इतनी थी कि दोष पाक होगा तो व्याधि पूरी तरीके से शांत हो जाएगी, क्योंकि दोषों का पाक हो जा रहा है और दोषों की वजह से ही रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो दोषों का पाक हो जा रहा है, अगर समन हो जा रहा है तो क्या होगा, रोगों का भी समन हो जाएगा और व्याधि पूरी तरीके से शांत हो जाएगी। लेकिन अगर धातुओं का पाक हो जा रहा है ना, तो धातुओं का पाक होगा तो व्याधि पूरी तरीके से गंभीर होती जाएगी। अब जो एग्जाम में पूछता है वो ये है कि धातु पाक के लक्षण क्या है और दोष पाक के लक्षण क्या है, एग्जाम में पूछता ये है, तो आपको ये लक्षण याद होने चाहिए। तो क्या बता रहा है धातु पाक के लक्षण में, देखिए, निद्रा नाशो हृदय स्तंभो विष्टंभो गौरवम रुचि अरतिर्बल हानि धातु नाम पाक लक्षणम। अगर ये श्लोक याद हो सके तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि निद्रा नाश होगा धातु पाक के लक्षण में, व्याधि गंभीर होती जाएगी, व्याधि जितनी ज्यादा गंभीर होती जाएगी उतनी ज्यादा हमें दिक्कत होती जाएगी। तो क्या होगा, सबसे पहले निद्रा का नाश हो जाएगा, ठीक है। हृदय में हृदय स्तंभो, यानी कि हृदय में क्या होगा, जकड़ाहट, स्टिफनेस आने लगेगी। विष्टंभो, मल जो रहेगा वो संचय हो जाएगा, उसका रुक जाएगा। गौरवम, ठीक है ना, शरीर में मल जो रहेगा, ठीक है ना, कैसा रहेगा, गुरुता आने लगेगी, शरीर का मल बाहर नहीं निकल पाएगा तो कैसे आ जाएगा, गुरुता आ जाएगा शरीर में। अरुचि आने लगेगा, ठीक है ना, भोजन के प्रति द्वेष होने लगेगा, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, रुचि नहीं लगेगी। अरतिर बल, यानी कि बल का भी हानि होने लगेगी, धातु नाम पाक लक्षणम, ठीक। अगर श्लोक नहीं याद हो रहा है तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप कि मान लीजिए मल का संग हो गया है, विष्टंभ हो गया है, मल शरीर से प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो अगर मल का शरीर से नहीं निकल पा रहा है तो क्या होगा, आपको गुरुता आने लगेगी। कभी अगर आपका शरीर से जब मल का त्याग अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है तो आपको कैसे लगता है, थोड़ा थोड़ा सा भारी भारी से लगता है, गौरवता आने लगेगी शरीर में, ठीक है। और क्या, अगर मल का अच्छी तरीके से प्रवृत्ति नहीं हुई तो क्या होगा, अरुचि होने लगेगी, खाना खाने की इच्छा नहीं लगेगी और हृदय में थोड़ा सा जकड़ाहट टाइप की महसूस होगी, बल की हानि हो जाएगी, ठीक है ना, थोड़ा सा वीकनेस टाइप की आने लगेगी और निद्रा का भी नाश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके भी इसकी हिंदी याद कर सकते हैं। वैसे अगर आपको श्लोक याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको याद कर लीजिएगा। निद्रा नाशो हृदय स्तंभो विष्टंभो गौरवम रुचि अरतिर्बल हानि धातु नाम पाक लक्षणम, ठीक। अब देखते हैं मल पाक और दोष पाक के लक्षण क्या है। तो क्या बोल रहा है, देखिए, दोष प्रकृतिर वैकृत्यम लघुता ज्वर देहयो इंद्रियाणाम च वैमल्यम दोषाणाम पाक लक्षणम इति, यानी कि दोष पाक के लक्षण में क्या होगा, दोष प्रकृति वैकृतम, यानी कि जिस दोष से रोग उत्पन्न हो रहा था उसकी रोग उत्पन्न करने वाली प्रकृति के विपरीत प्रकृति का उत्पन्न हो जाना, ठीक है। दोष की प्रकृति के विकृत, यानी कि जिस दोष से रोग उत्पन्न हो रहा था उसकी रोग उत्पन्न करने वाली प्रकृति के विपरीत प्रकृति का उत्पन्न हो जाएगी। लघुता, शरीर में कैसे आने लगेगी, लघुता आने लगेगी, यानी कि शरीर का हल्कापन होने
लगेगा। ज्वर देहो यानी कि ज्वर और देह में जो ज्वर था, ज्वर आदि जो भी रोग थे वो पाक होने लगेंगे, तो रोग कैसा होने लगेगा, शांत होने लगेगा, ज्वर वगैरह में कमी आने लगेगी। इंद्रियाणाम च वैमल्यम, इंद्रियां विमल मलहीन हो जाएंगी, वैमल्यम हो जाएंगी, मलहीन हो जाएंगी, और इंद्रियां जो रहती हैं अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ होने लगेंगी, क्रियाशील होने लगेंगी। ये क्या है, दोष पाक के लक्षण है। ठीक है, दोष, जिन दोषों से रोगों की उत्पत्ति हो रही थी उनकी रोग उत्पन्न करने वाली प्रकृति के विपरीत प्रकृति का उत्पन्न होना, शरीर में लघुता आना, हल्कापन आना, ज्वर आदि रोगों का शांत होना, और इंद्रियों का मल विहीन होना, और इंद्रियों का अपने विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होना, ये किसके, दोष पाक के लक्षण है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, है ना। आज हमने क्या क्या देखा था, दोष धातु मल के क्षय वृद्धि के लक्षण देखे थे, दोष पाक और धातु पाक देखा था। दोष धातु और मलों की क्षय वृद्धि के लक्षण इतना ज्यादा आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रोग निदान फर्स्ट के लिए नहीं पूछा जाता है। बाई चांस अगर पूछ लेता है तो एमसीक्यू में पूछता है, वही वर्ड पूछता है, दो तीन जो स्पेसिफिक है, जैसे सिरा शैथिल्य किसके लिए है, धमनी शैथिल्य किसके लिए है, संधि शैथिल्य किसके लिए कहा गया है, तो ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। बाई चांस अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको 2-2 3-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है याद होने चाहिए, ताकि वो आपके पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, पीजी पर्सपेक्टिव से भी कवर हो जाएंगे और यूजी बेस्ड भी, है ना। और दोष पाक और धातु पाक के लक्षण पूछता है आपके एग्जाम में 2 नंबर में, फ्रीक्वेंटली हर बार ही पूछता है लगभग। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, वात का क्षय हो रहा था, तो क्या हो रहा था, मंद चेष्टाओं में मंदता आ रही थी, वाणी भी कम हो रही थी, अल्प वाणी करने की, बोलने की इच्छा हो रही थी, हर्ष में कमी आ रही थी, उत्साह में, और मूड संज्ञता संज्ञा में भी कमी आ रही थी। वात की वृद्धि में क्या हो रहा था, वाणी में कर्कशता आ रही थी, गात्र स्फूर्णा कृष्टता आ रही थी, उष्ण पदार्थों खाने की इच्छा हो रही थी, और निद्रा नाश अपन ने बताया था, है ना। वात की वृद्धि में निद्रा नाश, पित्त की वृद्धि में निद्रा अल्पता, और कफ की वृद्धि में क्या, अति निद्रता। ठीक है, उसके बाद पित्त से किसको कोरिलेट किया जाता है, ऊष्मा को और अग्नि को, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, मंद हो जाएंगी, और प्रभा की भी हानि हो जाएगी। पित्त की वृद्धि में शरीर कैसा हो जाएगा, पीत वर्ण का हो जाएगा, शीत पदार्थों को खाने की इच्छा होगी, विण और मूत्र पीत वर्ण के हो जाएंगे, निद्रा में अल्पता आने लगेगी। कफ की क्षय में क्या होगा, रुक्षता आएगी, अंतरदाह होगा। संधि शैथिल्य इसमें वर्ड आया था, किसमें आया था, कफ क्षय में आया था। संधि शैथिल्य और किसमें आया था, तो अस्थि क्षय में आया था। संधि शैथिल्य के अलावा संधि विश्लेष किसमें आया था, तो कफ की वृद्धि में आया था। तो ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए धातुओं की क्षय वृद्धि में रस का क्षय हो रहा था, तो हृदय में पीड़ा, कंपन, शून्यता, शब्द में असहिष्णुता, ये सारी चीजें हो रही थी। रस की वृद्धि हो रही थी तो कफ वाली चीजें हो रही थी, प्रसेक, हृदय उत्क्लेद, आलस्य, श्वास, कास, अति निद्रता। रक्त का क्षय हो रहा था तो त्वचा पारुष हो जा रही थी, अम्ल शीत की प्रार्थना हो रही थी, और सिरा शैथिल्य, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, इसलिए मैंने बहुत बार इस वीडियो में इसको रिपीट कर दिया है, आपको अच्छे से याद रखना है। रक्त क्षय में क्या है, सिरा शैथिल्य। मांस क्षय में क्या है, धमनी शैथिल्य है। ठीक है, रक्त की वृद्धि होगी तो क्या होगा, आपको स्किन डिसीजेज हो जाएंगे। ठीक है, विसर्प, विद्रदी, कुष्ठ हो जाएगा। प्लीहा वृद्धि 2 में आ रहा है, एक रक्त की वृद्धि में आ रहा है और मेद के 6 में आ रहा है, तो आपको ये याद रखना है। सिरा पूर्णता आ रहा है, सिरा पूरी तरीके से भर जाएंगे अगर वेन्स में ब्लड जाता रहेगा। रक्त पित्त है। मास क्षय में क्या होगा, तो निदंब, गंड स्थल आदि वगैरह में शुष्कता आने लगेगी, और धमनी शैथिल्य आएगा। ठीक है, अष्टांग संग्रह में संधि स्फोटन वर्ड यूज किया गया है, और अष्टांग हृदय में संधि वेदना, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक है, याद रखना पड़ेगा। मांस की वृद्धि में क्या आएगा, तो स्फिग, गंड, ओष्ठ वगैरह जो रहेंगे उनमें वृद्धि आ जाएगी। गात्रा, गुरु गात्रता, अंगों में गुरुता आने लगेगी। मेद क्षय में क्या होगा, रुक्षता आएगी, प्लीहा भी वृद्धि, संधि स्फोटन, संधि शून्यता आएगी। मेद अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो अति स्थौल्य हो जाएगा, स्थौल्य हो जाएगा तो मेद कफ के सदर्मी है, तो अंगों में स्निग्धता आने लगेगी, दुर्गंध होगा, प्रमेय के पूर्व रूप का आश्वास। अस्थि क्षय होगा तो क्या होगा, अस्थि का मल कौन है, केश है, और दंत और नख क्या है, अस्थि में गणना की गई आचार्य चरक ने, तो दंत, नख, केश ये सब भंग हो जाएंगे। संधि शैथिल्य आएगा, संधि शैथिल्य और किसमें आया था, कफ क्षय में आया था। अस्थि में तोद होने लगेगा, दर्द होगा। अस्थि की वृद्धि हो जाएगी तो अध्य अस्थि यानी कि अस्थि एक के ऊपर एक चढ़ने लगेंगे, अधिदंत, दांत एक के ऊपर एक चढ़ने लगेंगे। ठीक है, मज्जा क्षय में हमने देखा था अस्थि वाली चीजें आ रही थी, अस्थि निस्तोध, अस्थि शून्यता, अस्थि सौशर्यम, तमो दर्शन हो रहा था, और मज्जा की वृद्धि में क्या हो रहा था, समस्त शरीर व नेत्र में गुरुता आ रही थी। शुक्र का क्षय होगा तो क्या होगा, मेंद और वृषण में वेदना आने लगेगी, मैथुन में आसक्ति होगी, शुक्र के साथ रक्त की भी प्रवृत्ति होगी, तिमिर दर्शन होने लगेगा, और शुक्र की वृद्धि होगी तो क्या होगा, शुक्र स्मरी हो जाएगा, अति प्रादुर्भाव, बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होगी, और क्या होगा, स्त्री संग करने की इच्छा होगी। ठीक,
मूत्र का क्षय होगा तो क्या होगा, मूत्र का क्षय हो जाएगा, कम मात्रा में निकलेगा या फिर बहुत ज्यादा कठिनाई से निकलेगा, बस्ती में तोद होगा। मूत्र की वृद्धि होगी तो क्या होगा, बस्ती तोद होगा। तो देखिए मूत्र क्षय और मूत्र वृद्धि दोनों में बस्ती तोद हो रहा है। मुहुर्मुहुर यानी कि बहुत ज्यादा मूत्र का निर्माण हो रहा है तो बार बार मूत्र की प्रवृत्ति होगी। आदमान यानी कि पेट फूलना। पुरीष में क्या होगा, तो पुरीष जब बहुत ज्यादा पुरीष का जब क्षय हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, पेट में गैस बनने लगेगी, वायु आ जाएगी, और वायु कहाँ, ऊर्ध्व गमन, ऊपर की तरफ गमन करेगी तो हृदय और पार्श्व में पीड़ा होने लगेगी। ठीक है। पुरीष की वृद्धि होगी तो क्या होगा, आदमान, आटोप और कुक्षिशूल होगा। स्वेद का, पसीना अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, स्तब्ध रोम होता, रोम कैसे हो जाएंगे, जगड़ जाएंगे, स्टिफनेस आ जाएगी, गिर जाएंगे, गिरने लगेंगे, और स्वेद का नाश हो जाएगा। लेकिन स्वेद की अगर बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, बहुत ज्यादा पसीना आएगा तो क्या होगा, दुर्गंध होगा और कंडू यानी कि खुजली होगी। फिर दोष पाक और धातु पाक था। दोष पाक से दोषों का पाक होने लगेगा तो व्याधि क्या शांत होने लगेगी, और धातु पाक से क्या होगा, व्याधि और उत्तरोत्तर गंभीर होने लगेगी। तो इसके लक्षण हमने देखे थे, क्या देखे थे, धातु पाक में निद्रा का नाश होगा। हमने देखा था किस तरीके से कि विष्टम्भो अगर मल को रुका हुआ है तो क्या होगा, शरीर में गुरुता आने लगेगी, भोजन में अरुचि होने लगेगी, हृदय में जकड़ाहट होने लगेगी, बल की हानि होगी और निद्रा का भी नाश हो जाएगा। मल, और उसके बाद मल पाक और दोष पाक के लक्षण क्या देखे थे कि दोष, जिन दोषों से रोगों की उत्पत्ति हो रही है उनकी रोग उत्पन्न करने वाली प्रकृति के विपरीत लक्षण उत्पन्न होना, शरीर में हल्कापन आना, ज्वर आदि रोगों का क्या होना, शांत हो जाना, और इंद्रियों का मलहीन हो जाना, अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के समर्थ हो जाना, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप डाउट ग्रुप में डाल दीजिएगा मैसेज, या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं आप, है ना। तब तक इसको पढ़िए, और थैंक यू फॉर लिसनिंग।